और सुप्रीम कोर्ट पे तो पूरा भरोसा करें। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जहां भी ये देश फंसा है और विकट चीजों में फंसा है, चैलेंजिंग चीजों में फंसा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि अवध, अगर 10 लाख रुपया खर्चा करो तो तुमको MBBS करवा दें। हमने कहा कैसे भैया? क्या सॉल्वर बैठा देंगे? लेकिन नीट जैसे परीक्षाओं में होता है जिसका NTA पूरा चार्ज रखती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चार्ज रखती है, वहां अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात। मोदी जी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। और जहां पे 2 लोग होते जैसे राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जब तक ये 2 लोग हैं सरकार नहीं गिरेगी। नमस्कार। भारत में क्या कोई सरकारी परीक्षा बगैर बेईमानी के हो सकती है क्या? अब तो आजकल भाई रोज हमें पेपर लीक सुनने को मिलता है और अब तो नीट को लेकर बवाल मचा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में UPSC जैसी बड़ी परीक्षा पर भी लोग संदेह करने लगे। तो बड़ा ही जटिल मामला है और जटिल मामले को आसान भाषा में समझने के लिए हम पहुंचे हैं ओझा क्लासेस के फाउंडर अवध ओझा सर के पास में। तो आइए सर के क्लासरूम में चलते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि भाई मामला क्या है और आगे अब इसमें क्या क्या होने वाला है। क्या नीट के एग्जाम जो हैं फिर से दोबारा होंगे? तो आइए चलते हैं और सर से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार के एग्जाम में क्या सभी बच्चे जो बादाम खाकर पढ़ाई किए थे क्या? 720 में से 720 करीब 67 बच्चे लेके आ गए, जबकि पिछले अगर रिजल्ट देखें तो उसमें ऐसा नहीं था, 1 या 2 या 3 होते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ सर? भारत में जो कई परीक्षाएं हैं जो बहुत चैलेंजिंग हैं, जैसे CS की परीक्षा है, IAS की परीक्षा है, ऐसी एक परीक्षा है नीट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। सपना है, मतलब मैं अभी एक शायद आपके ही चैनल पे सुन रहा था, ABBP पे ही, कोई माँ बता रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए खाना लेकर खड़ी रहती हूँ 2-2 घंटे कि वो कह दे कि माँ मुझे खाना दे दो। यानी कितना लेबर करते हुए लड़के इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। 600+ नंबर लाने के लिए, मतलब इतना जितना मैं सुनता हूं, मैंने एक बार तैयारी की है मेडिकल की, एंट्रेंस की जी, पर मुझे 50 नंबर आते तो मैं बड़ा खुश होता, क्योंकि मेरा तो खैर इस सब इंटरेस्ट था नहीं कभी डॉक्टर बनने का। लेकिन मेरी माता जी ने जबरदस्ती मुझसे कहा कि नहीं कोचिंग करो, तो इलाहाबाद में एक कोचिंग थी, वहां हमने ज्वाइन किया और गए पढ़ने। वहां एक टीचर मिला एम्पैथी, वो जूलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन बस उसी एक टीचर की क्लास में मैं बैठता भी था। हाँ। और मुझे पता था कि यार ये मेरे कई सारे दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त हैं प्रमोद गुप्ता, सीनियर भी है मेरे, काफी सीनियर है। उन्होंने 17 साल की उम्र में तैयारी शुरू की थी और 28 साल की उम्र में मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई की थी। जिद्दी आदमी थे, शायद उन्होंने KGMC से ही किया और प्रमोद गुप्ता नाम था उनका, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे सीनियर थे और बहुत सीरियस। मैं उनसे कहता था सर इतना आप IAS में पढ़ लो तो आप प्रॉपर IAS। बोले ना मुझे डॉक्टर बनना है। तो जिस आदमी ने 17 से प्रिपरेशन शुरू की और 28 में निकाला, वो भी सीरियस आदमी। ऐसा नहीं, काउंसलिंग में कई बार उनको होम्योपैथी मिला, आयुर्वेदा मिला, पर उन्हें MBBS ही करना था। तो मुझे पता है इस एग्जामिनेशन में मेहनत बहुत लगती है, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे साल में अगर हार्डली 5 लड़का 10 लड़का 720 पा जाए तो वो पॉसिबल है, ठीक है, समझा जा सकता है कि हो सकता है। ऐसा नहीं, प्रतिभा का निर्धन देश नहीं है। यहाँ तो एक से एक प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग रहे जो पूरे नंबर लेकर आए। तो गंगानाथ झा, AN झा और बहुत सारे लोग, मैं क्या करूं, कितने नाम गिनाऊं। तो प्रतिभा विहीन देश नहीं है, लेकिन इतनी भी प्रतिभा नहीं है कि 67, मतलब मैं जब सुनता हूं इस बात को कि 67 लोगों को 720 में से 720 अंक मिले हैं, ये नंबर बहुत सरप्राइजिंग है। बहुत, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आज इस साल सरस्वती माँ बहुत मेहरबान थी कि जा वरदान मांग ले, जिसको 720 चाहिए मैं दे दूं, तो एक तो मान लेता हूं। लेकिन इसमें से कई, अब दूसरे टेक्निकलिटी इसमें कहां फंस जाती है। 67 लड़कों ने 720/720 आया, चलो मान लिया कि सरस्वती जी ने कहा कि जा तेरे वरदान पूरे। लेकिन इसमें कई सारे लड़के एक सेंटर से हैं। ये दूसरी बात हो गई, टेक्निकलिटी फंस गई कि चलो 67 लड़के आ गए, 5 लड़के आ गए, 10 लड़के, मैं 15 मान लूं। हर साल 2-3 लड़के तो आते ही थे, एक से एक। भाई अभी एक लड़की टॉप की 10th
अब तो बेचारी रही नहीं, गुजरात बोर्ड से उसने क्वालिफाई, 99.7% मार्क्स। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है। मेरा अभी एक दोस्त है आलोक गुप्ता, उसकी लड़का पिछली बार 647 पाया था। हाँ। मेरी बहन है, उसकी बेटी इस बार 687 नंबर पाई, 687 इसी अटेम्प्ट में। हाँ। और वो जीरो नॉनसेंस लड़की है, और मेरे ख्याल से मेरी नजर में वो लड़की 12-15 घंटा पढ़ती है। मेरी बहन है शाजो, लखनऊ में रहती है, और उसकी बड़ी बेटी है। तो ठीक है, इतना मुझे समझ में आता था कि हाँ 687 नंबर इसके आए, जायज आए, पढ़ती। अब जो लड़का 12-15 घंटा पढ़ रहा है, उसके 67 मार्क्स आ रहे हैं, 687 और 67 लोगों के 720 आउट ऑफ 720, और फिर उसमें से बहुत सारे एक सेंटर से। अब ये मामला फंस गया। ठीक है, हम इसको भी छोड़ देते हैं कि सर ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, दोनों बातें कोइंसिडेंस हो गई। तीसरा जो मैटर फंस गया वो और मजेदार मैटर है। वो मैटर है कि 68 और 69 जो रैंक है आगे पीछे, इसके नंबर है 718 और 719, जो कि एनटीए की मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक सवाल मतलब 4 नंबर। हाँ। या तो 716 आएंगे या तो 712 आएंगे। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि उसने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है पेपर लीक होने के केस में। इतना कोइंसिडेंस, बहुत इत्तेफाक है इस स्टोरी में। नहीं, इतना कैसे हो सकता है? हाँ। या तो साउथ की मूवी हो, हाँ। दक्षिण की मूवी हो तो मैं मान लूं। भाई जो उस मूवी में लोग हार्ट बाहर से फेंकते हैं। हाँ। मैं जब कभी बहुत साउथ की मूवियां अच्छी भी बहुत होती हैं। हाँ। बड़ी सेंसिबल मूवीज होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मूवी वो लोग बनाते हैं। लेकिन जब वो फिक्शन पे आते हैं तो वो इस धरती का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हाँ। मैं जब कभी बहुत स्ट्रेस में आता हूं तो मैं कोई साउथ की ऐसी मूवी लगाऊंगा जिसको देखने के बाद मुझे कम से कम 5 घंटे सिर्फ वो सीन सोच के हंसी आए। हाँ। जैसे एक मूवी है, उसमें हीरो को दिल की जरूरत है, दिल की। हाँ। हार्ट ट्रांसप्लांट करना। तो उसका पिता लेके जा रहा हार्ट को, तो बीच में उसे मतलब लोग मार देते हैं। हाँ। तो वो सड़क से हार्ट को फेंकता है। हाँ। और वो हार्ट आके बॉडी के अंदर खुद ब खुद लग जाता है। हाँ। और जब मैं वो सीन सोचता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अब 3 घंटे बाद अगर मैं अकेला पाकिस्तान पे हमला करूं तो कब्जा कर लूं। एंथुसियाज्म का ये लेवल है। तो हाँ। या तो ऐसी कोई मूवी चल रही हो, हाँ। तो मान सकते हैं कि ये सारी बातें संभव हैं। हाँ। इनको माना जा सकता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से इतने सारे इत्तेफाकों को नहीं माना। लड़कों ने कहा कि भाई ग्रेस जो मार्क्स है, 5वां पॉइंट ग्रेस मार्क्स, आपने ग्रेस मार्क्स शुरू किया कि ग्रेस मार्क्स हम देंगे भाई, पेपर जो लड़के लेट आएंगे उनको हम ग्रेस मार्क्स देंगे। अच्छी बात है। तो आप कुछ विशेष सेंटर पे ही क्यों दे रहे हैं? भाई स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत सारे सेंटरों पे लड़के लेट हुए, और ऐसा स्वाभाविक है। ऐसा थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर अवधोजा क्लासेस एक सेंटर है, अवधोजा क्लासेस मेरी इंस्टीट्यूट है आईएएस का, एक सेंटर है। अब ऐसा थोड़ी यहीं पे लड़के लेट हुए, और भी लड़के जहां जहां लेट हुए आप सबको ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा उठ गया कि आप एक स्पेसिफिक जहां के लड़कों को ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हो? सबको दो। और फिर पेपर लीक वाली बात, वो तो कई सेंटर, हालांकि बिहार पुलिस ने कहा कि मैंने लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन ये जो पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, एक बड़ी छोटी सी बात जी, मैं जब दे रहा था मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम, मुझे कहानी याद आती है। हाँ। मेरे एक सीनियर हैं, अभी तो सिंगापुर में काम करते हैं। हाँ। मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑन कैमरा। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अवध, अगर 10 लाख रुपया खर्चा करो तो तुमको एमबीबीएस करवा दें। हमने कहा कैसे भैया? हाँ। क्या सॉल्वर बैठा देंगे? हाँ। अब ये बात कितनी सच थी ये तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन 92 में ये बात मुझसे कही गई थी। हाँ। कि अगर 10 लाख रुपए खर्चा करो, 92 में 10 लाख रुपए बहुत था। तो बोले, हमने कहा कैसे करोगे आप?
हमें तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम ये तो कुछ पता ही नहीं। हाँ। इतना अच्छा खासा पेपर आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वर बैठा है। हाँ। तो ये तो भारत में होता है। हाँ। इसको तो मैं मानता हूँ। पेपर लीक मतलब ये सब पेपर चीज़ें लीक तो- होता है, सॉल्वर होते हैं, हमारी कम से कम यूनिवर्सिटी में तो होता ही है। हमने देखा है कई जगह, तो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मेरे सामने सॉल्वर ने बैठ के पेपर सॉल्व किया है। अब भाई चूंकि ये सब चीजें चलती हैं इस देश में, लेकिन नीट जैसे परीक्षाओं में होता है जिसका एनटीए पूरा चार्ज रखती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चार्ज रखती है, वहां अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। सर आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम पर भी संदेह करने लग जाए। यूपीएससी की संस्था जिस दिन ऐसी किसी व्यवस्था का शिकार होगी, मल फंक्शनिंग का, उसके बाद ये देश खतरे में पड़ जाएगा। तो खतरे में तो अभी माने हम, क्योंकि एनटीए जैसे बड़े एग्जाम में जब इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, हजारों बच्चों के सपने जो टूट रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं खतरा तो है। और एनटीए मान क्यों नहीं रहा है सर लापरवाही कि गलती हुई है हमसे, आप मान रहे हैं? मैंने सब कहा मान ना, रहे हैं। एनटीए अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि हमारा एपेक्स कोर्ट है, वो जब कोई डिसीजन लेता है तो मानी सी बात है कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजन लेगा अच्छे ही लेगा, लेता ही है वो। एक देश की एक सबसे अच्छी जेंट्री जज के रूप में यहाँ बैठी होती है, बहुत ही मैच्योर और प्रबुद्ध कहेंगे। लेकिन अगर इस पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ये वादी पक्ष वहां पे जाके रखे कि साहब ये है पूरा मैटर, इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? अच्छा सर, ये क्या है ये मामला, मतलब किस लिए ये किया गया? ये घोटाला है, घपला है, या बस एक लापरवाही है? हम इसे क्या समझें? जैसे एनटीए ने कहा कि मैं कमेटी बिठा रहा हूं। हाँ। अब कमेटियां तो हिंदुस्तान में वैसे ही बनती रहती हैं और आजीवन चलती है। तो सरकारी एक नियम है कि भाई एक जांच एजेंसी बिठा दो, जांच करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे। लेकिन जब तक कमेटी अपना रिजल्ट नहीं दे देती, तब तक इसको कुछ भी घोषित करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। कमेटी रिपोर्ट देगी, अब वो इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। जैसे 67 बच्चे हैं, कुछ नहीं करना है, एक दिन में इनका इंटरव्यू हो सकता है, एक दिन में। हाँ। एक दिन लगेगा और इन 67 के 67 का इंटरव्यू हो सकता है। और बेसिक्स क्वेश्चन मुझे बुला ले, मैं इनसे बेसिक 67 लोगों से 10-10 बेसिक क्वेश्चन कर लूंगा। हाँ। जूलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन मैं कर लूंगा। और अगर ये बेसिक का आंसर नहीं दे पाए तो फिर काहे का टोकर? फिर तो मतलब 720 मैं मान ही नहीं सकता। मैं 67 लोगों को आया होगा, पर मैं 67 लोग 720 में से 720 पाए नीट की परीक्षा में, मैं नहीं मान सकता, मेरा तो दिल नहीं मानेगा। और वो भी फिर बाद में खड़ा होगा कि एक सेंटर से उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये स्कैम है कि घपला है कि लापरवाही है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। एनटीए अपनी गलती क्यों नहीं मान रही? क्या अब उनको ऐसा लग रहा है क्या कि हम अपनी गलती मान लेंगे तो भाई हम जो है हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी? मतलब ये बात एकदम स्वाभिमान पे आ गई है क्या एनटीए के? नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अपनी गलती मानना मतलब अपनी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाना, अपने आप को स्वतः अपराधी घोषित करना। हमारे देश में या पूरी दुनिया में जब भी कोई गलतियां होती है तो एक हम कहते हैं अगर हो भी गई है गलती तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दो। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, तो उस मूवी में क्या होता है कि ये ठेकेदार वगैरह सब मिलकर पुल बनाते हैं, गिर जाता है। हाँ। तो उसमें उनका एक बूढ़ा ड्राइवर होता है। हाँ। सारी गलती कहते हैं इसने बॉम्ब लगा दिया था वो। हाँ। तो बॉम्ब से पुल, तो एक जो होता है ना कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो वो इतना डायरेक्टली अपनी गलती को नहीं मान सकती, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फंसे तो वो भी हैं, वो उनका सबसे बड़ी गलती उन्होंने की जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, कि शादी की आड़ में रोमांस कर रहे थे कि आवाज तेज तेज आ रही है। हाँ। से कुछ लोग होते हैं ना कि शादी चल रही है, उसी के पंडाल के पीछे खड़े हो गए और वहीं पे खड़े होकर मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कौन हमें देख रहा है। ये इन्होंने साइकोलॉजिकल गलती कर दी। 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया, समय से, शेड्यूल्ड समय से पहले। जो इन्होंने डेट चुनी वो 5 भी हो सकती थी, लेकिन इनको पता था कि 4, 5, 6, 7, 8 जब तक इस देश में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक देश राजनीति और प्रधानमंत्री से बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर 2 से निकल भी आया तो इसकी चर्चा आने वाले 100 साल तक चलेगी कि भाजपा अयोध्या क्यों हारी।
हालांकि वो हमारा मुद्दा यहाँ नहीं है, लेकिन बड़ा रोमांटिक सा मुद्दा है वो। तो इनको लगा, ऐसा मैं सोचता हूँ इनको लगा हो, वो डेट इन्होंने गलत चुनी। हाँ, वो 4 जून की डेट तो एकदम ऐसा शो करती है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप गलत हो नहीं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है कि नहीं, आपका इंटेंशन ठीक नहीं था। एक तो इतने सारे साक्ष्य और फिर आपकी डेट चुनना, तो उससे एक समाज के अंदर मैसेज गया कि कुछ तो धांधली हो रही, कुछ तो गड़बड़ी हो रही। बच्चों से सर आपकी बातचीत होती होगी, उन्हें कितना मतलब बड़ा आघात लगा है, वो क्या सोच रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि अभी कोटा में मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्ची कोचिंग के दीवार पे बैठी है और बैठे बैठे वो वहां से जंप लगा दी। अरे हाँ। अभी रिसेंटली कोई तिवारी करके लड़की है एमपी की, और उसने वहां से जंप लगा दिया, उसकी डेथ भी हो गई। अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो इस देश का जो युवा है, जो बड़ा हो रहा है, कल नेशन का इंचार्ज बनेगा, उसके अंदर एक निराशा की ऐसी लहर बैठ जाएगी कि यार कुछ नहीं होगा पढ़ने लिखने से, सब जगह तो धांधली और बेईमानी चल रही है। और अगर ये बात युवा में बैठी तो या तो वो डिप्रेशन का शिकार होंगे या क्रांति का शिकार होंगे। आप तो सर ये कट्टा पिस्टल पहले रखते थे, अब नहीं रखते हैं। अब युवा कहीं ना उठा ले कट्टा पिस्टल, उठा लेगा, देख के वो उठा लेगा। उसके अंदर अगर निराशा पैदा होगी, क्योंकि जब तक सिस्टम ठीक चलेगा, मैं ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं रखता था, भगवान कृष्ण भी रखते थे। इस देश में बिना कट्टा पिस्टल के कोई रह ही नहीं सकता। भाई राम को 24 घंटा धनुष लेके चलने की क्या जरूरत है? प्रभु राम है, श्री राम है, भगवान है, कोई जरूरत है? जब शिशुपाल वाली सभा वाला कांड हुआ तो उनसे कहा गया कि आप हथियार लेके अंदर नहीं आ सकते, चक्र लेके। उन्होंने कहा अरे शरीर का हिस्सा है। यहां तो अभी वो स्विमिंग पूल वाला जो मर्डर हुआ है, लोहिया नगर वाला जी, बच्चे स्विमिंग पूल का झगड़ा ही तो हुआ, उसने निकाल के तुरंत शूट कर दिया। तो ऐसा नहीं, मैं भी समाज का हिस्सा हूं, और चूंकि समाज की आदत है बहुसंख्यक की कमजोर को सताने की, तो मजबूरी में उठाना ही पड़ता है। तो अगर मैंने उठाया तो मेरा तो बड़ा मालिक ने साथ दिया कि मेरे साथ लोग चलने लगे जो अब लेके चलते हैं, सरकार ने भी दे ही दिया। लेकिन फिर बच्चे अगर उठा लेंगे निराशा में, तो आने वाला समय इस देश के लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि वो कच्ची उम्र है ना, 16-17 साल की उम्र है। उनके मन में अगर ये बात बैठ गई कि यार सिस्टम, क्या फायदा इस सिस्टम में मेहनत करने से, तो हर बच्चा किसी ना किसी धारा में जुड़ जाएगा, और वो फिर आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेगा देश को। सर जो बड़ा नुकसान है, मुझे लगता है कि लोग अब विश्वास खो देंगे इन सरकारी परीक्षाओं को लेकर। अब यूपीएससी को लेकर भी लोग सोचेंगे अरे यार हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हुआ हो धांधली। डेफिनेटली सोचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आदमी तो वैसे तो सोचता तो ऑलरेडी है। कई बार हमसे ही लोग कहते कि सर 2 खोखा दे देंगे। अरे मैं कहता हूँ भैया यहाँ नहीं चलता है, ये नहीं चलता यहाँ। मैंने कहा ना यूपीएससी में जिस दिन चलेगा, क्योंकि ये फ्रेम पॉलिसी मेकर्स है कंट्री का, आईएएस ऑफिसर्स, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है, फिर तो सारी चीजें ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तब पर भी लोग आके कह देते हैं कि जुगाड़ पैसा दे देंगे। तो एक मन में है, लेकिन अगर ऐसा घटनाएं घटेंगी तो उनको लगा कि नहीं होता तो होगा यार, ऐसा थोड़ी है, जब यहाँ होता है तो वहां भी होता है। छात्र जो है इस बीच अपना धैर्य ना खोएं, कट्टा बम ना उठाने लग जाए, तो सर कुछ मोटिवेशनल बातें नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप के साथ गलत हुआ है तो आप ये देखिए कि लगभग पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मुझे लगता है जहां तक कि इस मुद्दे पर ऐसा कोई नहीं है, आप लोग मीडिया वाले जहां भी गए होंगे सबने बच्चों का सपोर्ट किया होगा। तो अब धीरे धीरे हर तरफ से लहर उठ रही है, हर तरफ से हर आदमी कह रहा है कि नहीं यार इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं यूपीएससी का शिक्षक, मेरी अपनी संस्था अवधोजा क्लासेस दिल्ली में रन होती है करोल बाग में, मैंने खुद ही अपने आप को, अपनी संस्था को यहाँ लॉन्च किया। तो अगर मैं इस मुद्दे पर आकर खड़ा हो सकता हूं, जब मैंने इस पूरे मुद्दे का अध्ययन किया, मैंने कहा नहीं यार इस पर तो बोलना ही है। अगर हम सब लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं सब लोग बोलेंगे, और बच्चों का ये फर्ज है कि वो अपने बड़ों पर भरोसा करें, एकदम भरोसा करें, और सुप्रीम कोर्ट पे तो पूरा भरोसा करें। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जहां भी ये देश फंसा है और विकट चीजों में फंसा है, चैलेंजिंग चीजों में फंसा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। तो मैं सारे युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, टेंशन बिल्कुल न लें। ये देश, ये सरकार, ये कोर्ट, ये सब आपके साथ है, और इतने सारे साक्ष्यों के साथ, इतने सारे मुद्दों के साथ निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा और आपका भला होगा।
नीट पर बात हो गई और जब मैं आपसे मिलने आया तो लोग बड़े गाली दें कि आप अवध सर से सवाल पूछ के नहीं आए। सर बड़ी चर्चा थी कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, इलाहाबाद से लड़ रहे हैं, तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं चुनाव लड़े आप? नहीं, मैं तो लड़ ही रहा था। मैं तो बीजेपी से मैंने टिकट मांगा भी था। हाँ। मैंने 2 पार्टियों से टिकट मांगा था। हाँ। एक बीजेपी से मांगा था प्रयागराज से। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसरगंज से लड़ जाओ, और मैं प्रयागराज से ही मांग रहा था। और दूसरी टिकट मैंने कांग्रेस से मांगा था, अमेठी से। भाजपा कांग्रेस दोनों से मांग लिया था? हाँ, दोनों से मांग लिया था। मैंने कहा था मेरी अपनी सीट थी ना। हाँ। मेरी अपनी सीट थी। हाँ। अगर मैं बीजेपी से लड़ता तो मैं प्रयागराज से लड़ता। हाँ। और अगर मैं कांग्रेस से लड़ता तो मैं अमेठी से लड़ता। हाँ। स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। मुझे 2 ही जगह लड़ना ही था, या तो अमेठी या इलाहाबाद। तो हालांकि इसमें एक बड़ा अच्छा पहलू है, मैं बता दूं कि भारतीय नेताओं में जो भारतीय लीडर्स हैं, उनमें एक लीडर जिनको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं, बहन मायावती जी, मैं उनके बारे में बोलूं कि बहन जी ने मुझसे कहा। हाँ। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा है कि अवध ओझा जहां से कहें वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए, एक शिक्षक का सम्मान किया जाए। तो ये मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि मायावती जी के बारे में जो भी कहा जाता है वो सब निराधार है, निरर्थक है। कि पैसा कह रही थी, कुछ नहीं। विश्वनाथ पाल जी ने मुझसे बात कही कि ओझा जी, बहन जी कह रही थी कि अवध ओझा जी जहां से कहें, और उनको सपोर्ट करो, हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मैन पावर से सपोर्ट करो। इतना बहन जी ने मैसेज भिजवाया था। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं। कुछ कारणवश मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं उस दिन कंट्री के बाहर जा रहा था, और मैंने फिर मन बना लिया था कि नहीं लड़ना है। पर उन्होंने मुझसे कहा यूपी में जहां से वो चाहे वहां से उनको लड़ा दो। खासकर फूलपुर सीट की बात चल रही थी। ये जो नई सरकार है सर, नरेंद्र मोदी की नई सरकार, ये सरकार कितनी स्टेबल है सर? अभी तो बना लिया इन्होंने, सब इधर उधर ले लेके नीतीश कुमार, नायडू जी को बुला के, तो आप तो समझते हैं, जानते हैं, क्या लगता है सर? मोदी जी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ। और जहां पे 2 लोग होते, जैसे राम लक्ष्मण, राम बलराम, कृष्ण बलराम, जहां एक है वहां उसके टूटने की संभावना है, लेकिन जहां 2 है, रावण 2 नहीं हो पाया। जहां 2 लोग रहे एक साथ, ऐसे जैसे कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ठीक, जब तक ये 2 लोग हैं सरकार नहीं गिरेगी। तो अवध ओझा सर हमारे साथ थे, नीट के पूरे मामले को हमने समझा और भी तमाम विषयों पर हमने बातचीत की, और इन्होंने बड़ा ही आसान तरीके से पूरा मुद्दा, पूरा मामला समझा दिया। बाकी सर की बातचीत, सर के साथ जो हमारी बातचीत हुई वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें बताइएगा और देखते रहिएगा एबीपी लाइव। थैंक यू सर बातचीत के लिए और इतना सब कुछ समय देने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू।